अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है टोयोटा वीगो जी थाईलैंड टर्बो फ्लाइन 2011 मॉडल। ये टोयोटा वीगो की 7th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2004 में लॉन्च हुई थी और ये गाड़ी 2015 तक आई थी। इसको 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके बाद इसका चैंप वाला वर्जन आ गया था, यानी कि फेसलिफ्ट। लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से वीगो में सबसे बेस्ट शेप है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी रीवो जितनी ही है, लेकिन प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी उससे आधी होती है। फीचर इसमें भी काफी डिसेंट आते हैं। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। इसमें मेन फीचर्स ये है कि इसमें क्रूज आता है, इसकी सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, ये 1 kd इंजन वाली गाड़ी है, यानी कि 3.0 D4D 4x4 है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी काफी मजेदार है। इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 58 लाख रुपीज है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DSC2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे ही वीगो की इस शेप को रीवो में भी कन्वर्ट किया गया है, रीवो GR स्पोर्ट 2024 वाली शेप में। तो आपने अगर इस गाड़ी को कन्वर्ट करवाना है GR स्पोर्ट में तो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है और ये गाड़ी 2004 से लेकर 2011 तक आई है सेम शेप में। और उसकी वजह यह है कि लुक्स के लिहाज से वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज्यादा फेमस थी, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा फेमस थी ही ऑलरेडी। पाकिस्तान में ये गाड़ी लोगों ने इंपोर्ट भी की, टोयोटा भी ऑफर करता था और इवन गवर्नमेंट एजेंसीज के पास भी ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा नजर आती थी। ये इसका थाईलैंड वाला वर्जन है, पाकिस्तान में भी इसका वर्जन आता था। इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। एक तो इनविंसिबल, वो यूके वाला वेरिएंट है, फिर वीगो जी जो कि यूजुअली थाईलैंड का होता है। ये गाड़ी वैसे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसमें हीटर नहीं आता। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अभी। इनविंसिबल बेसिकली यूके का वेरिएंट होता है, कुछ चीजें उसमें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें इसमें ज्यादा बेहतर हैं। इसमें क्या चीजें बेहतर हैं इनविंसिबल से, वो मैं भी साइड पे जाके कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के फ्रंट की तो यहाँ पे फीचर्स कोई खास नहीं दिए गए। बम्पर्स का बिल्कुल बेसिक सा है, नॉर्मल यहाँ पे ग्रिल दी गई है जो कि 2011 वाली है। 2004 वाली में ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट आती थी। बाकी इसके हुड में एक स्कूप दिया गया है, स्कूप के पीछे प्रॉपर एक स्टोरी है और वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी। 1 kd इंजन वाली कार में ये स्कूप आता होता है। बाकी इसके अलावा हेडलाइट्स गाड़ी की हेलोजन में आती हैं, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल सा दिया गया है और इसमें फॉग लैंप भी कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत मैसिव है और मैंने एक बात की थी कि ये गाड़ी इनविंसिबल से थोड़ी सी बेहतर होती है लुक्स के लिहाज से। वो इस तरह से कि इसमें साइड की बॉडी किट्स आती हैं, डोर पे मोल्डिंग्स आती हैं, साइड स्टेप इसका डिफरेंट होता है और इसके अलावा इसमें फिर ये क्रोम, एयर प्रेस, ऊपर रूफ रैक्स वगैरह, ये फैंसी साइड मिरर, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। इसके बम्पर भी फ्रंट पे ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इनविंसिबल और ये चीजें इसकी लुक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल्कि सा बनाती हैं। जबकि इनविंसिबल बिल्कुल सिंपल सा होता है, साइड पे उसके छोटा सा ब्रॉड सा आता है और बैक पे भी उसके बम्पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज्यादा टफ एंड बल्कि एंड स्ट्रॉन्ग लगती है। खैर, अगर बात कीजिए इसके इस वाले एरिया की तो इसमें एक ये मिरर दिया गया है। ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और ये आपको ड्राइवर की सीट से बैठ के यहाँ का और फ्रंट का काफी अच्छा व्यू देता है। जिन गाड़ियों में 360 कैमरास नहीं आते उनमें इस तरह के मिरर आते हैं। बाकी इसके अलावा इसके साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इसके साइड मिरर में आप देख रहे हो कि ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ये बेसिकली एक आफ्टर मार्केट साइड मिरर है। इस एरा में इंडिकेटर यहाँ फ्रंट में आ रहा था, ये एक आफ्टर मार्केट लगा हुआ है तो उसके लिहाज से बहुत बेहतर लग रहा है। मोस्टली लोगों ने लगाया होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसकी हाईलाइट्स D4D की बैचिंग दी गई है, 3.0 D4D। 3.0 का मतलब ये है कि इसमें 1 kd इंजन है। अब रेवो में 1 GD इंजन आ रहा है जो कि 2.8 होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। पाकिस्तान में इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी की मेन वजह ही इस गाड़ी का साइज और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज है। ये गाड़ी इतनी बड़ी होते हुए भी आपको तकरीबन 10 से 11 तक की एवरेज आराम से दे सकती है और उसकी वजह यह है कि डीजल गाड़ियां आपको एवरेज अच्छी देती हैं। इवन रेवोस भी आपको 10 से 11 तक की एवरेज दे देते हैं अगर आप उनको बहुत प्यार से चलाएं तो। और यही वजह है कि लोग ये गाड़ी बहुत ज्यादा लेते हैं। ये एवरेज आपको ग्रैंडे या सिविक देती हैं या फिर इतनी बड़ी गाड़ियां भी दे सकती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी है भी काफी पावरफुल, बहुत सारा रिलायबल भी है और इसका इंप्रेशन भी काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है और अगर आप एसयूवी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पिकअप ट्रक से एक अच्छा ऑप्शन है। खैर, अगर बात कीजिए साइज की तो इससे छोटा भी ट्रक आता है, वो बेसिकली 2.4, 2.5 वर्जन होते हैं, मैनुअल होते हैं जो कि आप दूध वालों के पास या डिफरेंट कंपनीज के पास देखेंगे। फिर एक ये गाड़ी आती है जो कि एजेंसीज वगैरह के पास होती है। एजेंसीज के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली काला डाला। और इसके अलावा फिर इससे जो बड़ी कैटेगरीज आती हैं वो है टकोमा, फिर टंड्रा, बट ये गाड़ी एक बेस्ट साइज है।
इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी साइड की, तो इसमें विंडोज प्राइवेसी वाली है बैक पे, ये टिंटेड है क्योंकि गाड़ी इंपोर्टेड वर्जन है। और इसके अलावा ऊपर इसमें फिर ये रूफ ट्रैक भी लगा हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हैं, और वो ये है कि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है ये लीफ स्प्रिंग्स हैं, यानी कि कमानियां, बैक पे कमानियां आती हैं, जिस वजह से गाड़ियों की राइड यूजुअली बैक पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा हार्श होती है। जब आप इस गाड़ी में लोड डालते हैं तो फिर इसकी राइड बहुत स्मूथ हो जाती है, और लोड के बाद ये गाड़ी थोड़ी सी झुकती है, और झुकने के बाद ये बिल्कुल लेवल हो जाती है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट में किसी पिकअप ट्रक को देखेंगे तो वो बैक से उठा हुआ होगा। सेम गोस फॉर दिस कार, ये बैक से ऊंची है लेकिन आगे नीचे होती जा रही है, और इसकी वजह यह कि जब इसमें लोड डलता है तो लोड डलने के बाद ये गाड़ी प्रॉपर एक ही लेवल पे आ जाती है, और फिर इस गाड़ी की राइड का आपको सही मजा आता है। फिर ये गाड़ी सही जम कर चलती है, और इसका सस्पेंशन भी उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। आगे से प्रॉपर शॉक्स आते हैं, बैक पे कमानियां दी गई हैं। इसके अलावा इसमें रोल बार वगैरह आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, कंपनी से नहीं आता। ये बॉडी किट साइलेंट वाली गाड़ी में आती हैं। फ्यूल टैंक इसमें लेफ्ट पे दिया गया है, जो कि आपको तकरीबन 6 से 700 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है आराम से। बाकी इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट की कोई खास मुश्किल नहीं है। ये गाड़ी की बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, और इसमें प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, जिसको पकड़ के आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। ये आज भी कोई खास पुराना नहीं लगता, और जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी वर्ल्ड वाइड 2003-4 में, तब के लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी, बड़ी ब्रेक थ्रू चीज थी, और यही वजह है कि ये आज भी खास पुराना नहीं लगता। रीवो GR स्पोर्ट 2024 भी मोर लेस ऐसा ही है। अगर आप इसके बम्पर को ग्रे कर दें तो इसकी लुक भी वैसी आने लग जाती है। फीचर भी ये गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है, क्योंकि इंपोर्टेड वर्जन है। इसमें बैक में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, जबकि पाकिस्तानी रीवो में 2021 के बाद से पार्किंग सेंसर आना शुरू हुए थे। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है, ये गाड़ी इतना पहले से ऑफर करी थी। बाकी टेल लाइट्स गाड़ी की हेलोजन वाली ही हैं। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ब्रेक, इंडिकेटर और रिवर्स के। आप इस गाड़ी को अगर फेस लिफ्ट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। वो लाइट मोर लेस ऐसी ही है, जैसे उसमें यहाँ पे एक स्ट्राइप आ गई थी, और अंदर के थोड़े से इंटरनल्स डिफरेंट हैं। बाकी ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है, इसको आप लॉक नहीं कर सकते। लॉकिंग मैकेनिज्म भी रीवो में GR स्पोर्ट में 2023 में आना शुरू हुआ है। इससे पहले आप इसकी ट्रंक को लॉक नहीं कर सकते थे। ये अगेन मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज थी। बाकी इसका बेड अच्छा खासा स्पेशियस है, इसमें बैक पे सीट भी लगी हुई है। कैरी बॉय का ट्रंक बॉक्स भी लगा हुआ है, जो कि ट्रंक की यूटिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से गाड़ी थोड़ी सी अपनी एज शो करती है। ये थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन डेफिनेटली इस प्राइस ब्रैकेट में ये ठीक है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 50-60 लाख के आसपास मिल जाती है, 11-12 मॉडल, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी प्राइस रेंज है। और उसके अलावा फीचर भी ये गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 4 स्पोक आता है, और ये वैसे ही स्टीयरिंग है जैसा कि प्राडो में आता था इस एरा की। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, और इसके अलावा इसमें फीचर भी प्राडो जैसे ही दिए गए हैं। लेफ्ट और राइट से ये ब्लैंक है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे फीचर्स आते हैं, लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो कि आपको मोस्टली वीगन्स में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा ये गाड़ी 2 एयरबैग भी ऑफर करती है, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील की तरफ माउंटेड है और एक डैशबोर्ड में। इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में एक चीज काफी अजीब है। अब जितने भी थाईलैंड वाले वीगो देखेंगे, उनमें स्टीयरिंग का जो हॉर्न वाला एरिया है, ये सेंटर से अगर आप दबाएंगे तो ये खाली ही है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर एयरबैग ना हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एयरबैग होता है, बट स्टिल ये इतने आराम से दबता है। बाकी इसके अलावा इसमें ऊपर ये कुछ वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, बैक पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली इसमें बेसिक्स आता है, ये एडप्टिव नहीं है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टिल्ट वाला आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते। ये चीज वैसे इवन क्रोला में भी आती है, बट ये गाड़ी क्योंकि एक रगड पिकअप ट्रक है, तो इसमें से टोयोटा ने चीज निकाल दी। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं। इसमें फॉग का कंट्रोल भी इसी के ऊपर आता है, क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है। और वाइपर के कंट्रोल लेफ्ट पे दिए गए हैं। जो इसमें इनविजिबल वर्जन आता है, उसमें हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट पे आते हैं, वाइपर राइट पे आता है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली ये चीज फ्लिप्ड आती है, वो यूके वाली कार होती है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इसकी हाउसिंग जो है ये सारी ही वुड के फिनिश में है। और इसके अलावा इसका जो स्पीडोमीटर है ये 200 किलोमीटर पर आवर तक है। जो इसमें यूके वाला वर्जन आता है उसमें मीटर 2 आते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर वाला और 1 माइल पर आवर वाला। माइल पर आवर में उसकी लिमिट कम होती है, किलोमीटर पर आवर में वो 200 तक जाता है। बाकी इसके अलावा इसका RPM 6 तक है। रेड लाइन इसकी 4.4 से ही शुरू हो जाती है, और उसकी वजह यह है कि इसमें इंजन डीजल आता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मीटर की हाउसिंग वुड की फिनिश में है, और ऊपर वाला सारा एरिया चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। इसका सारा ही डैशबोर्ड ये चीप प्लास्टिक है, और डोर का भी मोस्टली एरिया चीप प्लास्टिक का है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी इसके डैशबोर्ड के सेंटर में एक यहाँ पे छोटी स्क्रीन दी गई है, जो कि आपको इसकी क्लॉक शो करवाती है और इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर शो करवाती है। ये एवरेज वाला ऑप्शन भी इसमें 2011 में आया है, पहले ये नहीं आता था। बाकी इससे नीचे फिर ये इसका एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। जनरली यहाँ पे इसमें कोई खास स्क्रीन वगैरह नहीं आती, तो एंड्रॉइड पैनल यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल है। साइड पे एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। और क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में भी एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि इसमें हीटर नहीं है। जहाँ पे यूजुअली कार्स में हीटर वाला ऑप्शन आता है, वहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं दिया गया।
यहाँ पे जैसे एक पूरी ही ब्लू लाइन बनी हुई है और ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑफ बेसिकली एसी ऑफ है, और अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो इसका एसी ऑन हो जाएगा। इसमें एसी का स्पेसिफिक बटन भी नहीं आता, तो बेसिकली जो डायल है यही इसका एसी का बटन है। यूके वाली कार में हीटर आता है और आप उसका हीटर लेके इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। हीटर की कॉस्ट तकरीबन 15-20 हजार रुपए होती है, और अगर आप जेन्युइन उस गाड़ी से निकला हुआ लगवाना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 30-40 हजार के आसपास मिल जाता है। उसका प्रॉपर एक बॉक्स लगता है फ्रंट पे, और फिर इस गाड़ी का हीटर इनेबल हो जाता है। ये वाला एरिया भी इसका चेंज होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप लगवा नहीं सकते, लगवा सकते हैं। बाकी इसमें जो बोर्ड्स हैं ये भी सिर्फ 2 ही आते हैं, या आप हवा को अपने ऊपर कर सकते हैं या आप हवा को अपने पाँव पे और अपने ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा विंडशील्ड का, पाँव का, इस तरह का कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, जो कि मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। खैर, इसके अलावा साइड पे 2 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। नीचे इसका ये एशरे दिया गया है, और इसके अलावा फिर इसमें एक राइट पे सिग्नलेटर दिया गया है और लेफ्ट पे पावर अपडेट दिया गया है। सेंटर में इसका विंडशील्ड डिफॉगर दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मोस्टली वीगोस में देखने को नहीं मिलता, इसमें आया हुआ है। इसके अलावा इसकी सारी हाउसिंग वुड की फिनिश में है, और इसके जो गेयर्स हैं ये 2 हैं। एक तो गेयर्स के ट्रांसमिशन का है जिसको आप PRND 3, 2 और लोड के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस, और ये कर्ली गेयर है। और इसके अलावा जो दूसरा गेयर है ये बेसिकली इसके 4x4 का है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन आती है वो है L4, न्यूट्रल, H2 और H4। आप इस गाड़ी को हर टाइम H2 में रखेंगे, यानी कि हाई रेंज और रेयर व्हील्स। गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी और पिछले टायरों में चलेगी। H4 में यह है कि गाड़ी बड़े गियर्स में जाएगी, यानी कि तीसरे चौथे गियर में, और 4x4 पे चलेगी। फिर न्यूट्रल में बेसिकली इसका इंजन टायरों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने गाड़ी न्यूट्रल में कर दी है और गाड़ी बेशक पार्किंग में भी है और आपने हैंडब्रेक नीचे रखी हुई है, तो आप इस गाड़ी को धक्का देंगे तो ये चल पड़ेगी। हाईली रिकमेंडेड है कि इस गाड़ी को न्यूट्रल पे करने के बाद आप इसकी हैंडब्रेक एंगेज करें। हैंडब्रेक एंगेज नहीं होगी तो बेशक आप जितनी रेस देते रहें, रिवर्स करते रहें, गाड़ी कुछ भी नहीं करेगी और रुड़ती जाएगी। और इसके अलावा L4 का मतलब ये है कि ये गाड़ी सिर्फ लो गेज में रहेगी और 4x4 पे चलेगी। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसके कॉइन होल्डर दिया गया है, और इसके अलावा इसके गेयर लेवर के साथ यहाँ पे इसकी हैंडब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। ये टिल डेट इवन रिवो GR स्पोर्ट में भी, जो कि अब 2.25 करोड़ के करीब है, उसमें भी ये हैंडब्रेक ट्रेडिशनल ही आती है। बाकी फिर इससे पीछे ये इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। स्पेस के लिहाज से ये बड़ा स्पेशियस है। हाउसिंग इसकी प्लास्टिक की फिनिश में है, और अगर बात की जाए सीट्स की तो इस गाड़ी में रीडू हुई भी है। इसमें आती बेसिकली ये लेदर की फिनिश में ही है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी इतनी पुरानी है तो एज के साथ साथ वो क्रैक होकर खराब हो गई होंगी, तो इसको फिर दोबारा से पोशिश करवाया हुआ है। ये पोशिश क्रॉस स्टिच पैटर्न में है, और सेम यही पैटर्न डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और बाकी के डोर्स के मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। ये गाड़ी 2 टोन में है, ग्रे विद ऑफ व्हाइट, लेकिन स्पेसिफिक कार के केस में अब 3 टोन्स बनी हुई है, मैरून, ग्रे और ऑफ व्हाइट। ये मैरून वाला टोन खुद ऐड किया गया है इसमें। बाकी विंडो इस गाड़ी में चारों ही पावर्ड आती हैं। ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि इसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और इस गाड़ी के केस में एक चीज अच्छी ये है कि इसमें सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ड्राइवर की। इसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से आगे या पीछे कर सकता हूँ लाइक दिस। इसमें थाई सपोर्ट भी आता है जिसको मैं यहाँ से ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इन विंडोज के कंट्रोल से आगे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके साइड मिरर के हैं। साइड मिरर भी ये गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है, यानी कि मैं इनको बटन से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और इनको एडजस्ट भी मैं गाड़ी के अंदर से ही कर सकता हूँ। फिर इसके मीटर की ब्राइटनेस को भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। और इसके अलावा वैनिटी मिरर एक गाड़ी पैसेंजर के लिए देती है, ड्राइवर के लिए इसमें वैनिटी मिरर नहीं आता। बाकी सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं, रियर मिरर इसका नॉर्मल सा है, और इसमें 2 सीट बेल्ट आती हैं फ्रंट पे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा चौड़ाई में भी गाड़ी काफी स्पेशियस है, तो यहाँ पे 3 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 लोग बैठना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा स्पेशियस नहीं होंगे। लेकिन इसमें अमेनिटीज कोई खास नहीं दी गई। बैक पे रेयर पैसेंजर्स के लिए ये 2 कप होल्डर्स आते हैं। सेंटर कंसोल इसमें नहीं आता। रेयर सीट इस गाड़ी की बैक से फिक्स्ड ही है, ये एडजस्टेबल नहीं है। और इस एरा में वीगो में बैक पे कोई विंडो नहीं आती थी, ये इसकी सिर्फ एक ही विंडशील्ड है। रेवो में यहाँ पे विंडो दे दी गई है जिसको आप खोल के केबिन के अंदर से हवा की क्रॉसिंग बेहतर बना सकते हैं। ये चीज अगर इसमें भी आती तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, बट नहीं दी गई पूरी दुनिया में कहीं पे भी। इसके अलावा इस गाड़ी की जो टूल किट है वो सीट के नीचे आती है। आप इस सीट को इस तरह से ऊपर उठा के नीचे से इसकी टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं। राइट वाले कंपार्टमेंट में इसकी टूल किट दी गई होती है, लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉक्स है। बाकी इसके अलावा बैक पे सीट बेल्ट्स आती हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी 3000 सीसी D4D ऑफर करती है। ये इंजन 1 kd FTV है, और ये इंजन रेवो में भी आया है। ये गाड़ी 2015 तक आई थी, फिर इसकी नई शेप आ गई थी जो कि पाकिस्तान में रिवो के नाम से जानी जाती है, और उसमें भी 2017-18 तक ये इंजन आता रहा था। आप जिन रेवोस में ऊपर हुड में स्कूप देखेंगे वो गाड़ियां 3.0 वाली गाड़ियां होती हैं, उनमें सेम यही 1 kd इंजन आता है। ये इंजन वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है अपने टाइम में। 2004 से लेके 2016-17 तक आया ये इंजन। यह भी अच्छा खासा पावरफुल।
अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और वीगो में और भी इसके अलावा बहुत सारे इंजन आते हैं, 2.5, 3.0, इवन इसमें 4.0 इंजन वाली गाड़ी भी आती है और उसमें बैक पे TRD की बैजिंग दी गई होती है। ये सिंपल है और ये इंजन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है इस बॉडी शेप में, क्योंकि इसकी एवरेज भी अच्छी है और ये इंजन है भी काफी ज्यादा पावरफुल। ये गाड़ी 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं कराएगी। इसके अलावा ये है भी पार्शियल 4x4, इसको आप 4x4 या 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। और बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये इंजन आपको खास महंगा नहीं पड़ता। इस गाड़ी की केयर ये है कि आप इसमें डीजल अच्छा डालें और उसके अलावा इसको मेंटेन किसी अच्छी जगह से करवाएं। अगर इसको कोई आम बंदा हाथ लगाता है जिसको काम नहीं आता तो वो इसको खराब कर सकता है, या फिर अगर आप इसमें गंदा फ्यूल भी डाल देते हैं, गंदा डीजल, तब भी ये आपको मसले कर सकता है। इसके इंजेक्टर्स काफी महंगे होते हैं और गंदे फ्यूल की वजह से वो उड़ सकते हैं, तो आप बस इन चीजों का ख्याल रखें। बाकी इंजन ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ हैं। ये गाड़ियां आराम से 4-5 लाख किलोमीटर कर जाती हैं। बाकी इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि यूजुअली आपको वीगो में देखने को नहीं मिलता। ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाली गाड़ी है और इसके अलावा इसमें फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आपको ड्राइविंग में काफी हेल्प करती हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हाइड्रोलिक वाला आता है। बाकी बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करता है वीगो, ये है 265, 65 और 17। इसमें 17 इंच का रिम है जो कि वीगो वाला ही है और टायर्स गाड़ी मिशलिन के हैं जो कि हाफ यूज हैं। ये टायर आपको तकरीबन 20 से 1000 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा टायर्स गाड़ी का क्योंकि मिशलिन है तो इसकी राइड बहुत सारा स्मूथ होने वाली है। ये इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से बेस्ट टायर है। बाकी ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आती हैं। फ्रंट पे इसमें शॉक एब्जॉर्बर आते हैं, बैक पे इसमें लीफ स्प्रिंग्स आते हैं। बैक पे गाड़ी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन डेफिनेटली जब आप इसमें सामान डालते हैं तो फिर ये गाड़ी बिल्कुल नीचे नहीं बैठ जाती, तब ये गाड़ी प्रॉपर एक लेवल पे आ जाती है और सामान के साथ इस गाड़ी की राइड बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। अगर सामान ना हो तो ये थोड़ा सा टेल कर सकती है रेस देने पे, लेकिन उस चीज को कैटर करने के लिए 11 मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल आया हुआ है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाली गाड़ी है। इसके अलावा इसमें फिर ABS भी आती है जो कि इस राइड को और बेहतर बनाती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।